कल्पना की दो बहू थी, सपना और दिशा। कल्पना की बड़ी बहू दिशा बहुत संस्कारी थी, जिसने पूरा घर संभाला था। पर कल्पना की छोटी बहू, जिसका नाम सपना था, और वो हर समय अपने सपनों में ही खोई रहती। ऐसे ही एक दिन कल्पना दिशा के घर में ना होने की वजह से सपना को घर में काम करने को कहती है। सपना बहू, सुबह हो चुकी है, अब घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर ले। भूल गई क्या, तेरी जेठानी यहाँ नहीं है, कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई है। माँ जी, आप काम की चिंता क्यों करती हैं? अभी तो सुबह हुई है, पूरा दिन बाकी है, सारा काम आराम से हो जाएगा। इतना बोलकर दिशा अपने कमरे में चली जाती है और फोन चलाने लगती है। सपना के पास सिर्फ तीन ही काम था, सोना, खाना और फोन चलाना। हाय, कितनी नींद आ रही है, 12 बज चुके हैं। एक काम करती हूँ, पहले थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठकर काम कर लूंगी। वैसे भी अभी तो पूरा दिन पड़ा है। इस तरह से सपना सो जाती है और घर का कोई काम नहीं करती। अब ना चाहते हुए भी कल्पना को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। दोपहर में सपना की आँख खुलती है। अरे ये क्या, 2 बज गए, बड़ी भूख लग गई। पता नहीं दीदी ने कुछ बनाया भी है या नहीं। चलो किचन में जाकर ही देख लेती हूँ। इतना बोलकर सपना किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास खाना खाकर उठ चुकी है और वो बर्तन धो रही है। अपनी सास को बर्तन धोता देख उसे याद आता है कि उसकी जेठानी कुछ दिनों के लिए मायके गई है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, जेठानी जी तो मायके गई हैं। लगता है माँ जी ने घर का सारा काम खुद ही कर लिया है। आ गई बहू, अगर खुद से बातें करना खत्म हो गई हो तो इन बर्तनों को सही से रख दे। ये छोटा सा काम तो कर लेगी ना तू? हाँ माँ जी, बस अभी रख देती हूँ। बस पहले थोड़ा सा खाना खा लो, बहुत भूख लग रही है। खाना? पर आज तो खाना बना नहीं। बहू तो आराम से सो रही थी, रात का थोड़ा सा बचा था, मैंने तो वो खा लिया। अगर तुझे खाना खाना है तो तू अपने लिए खुद ही बनाकर खा लेना। इतना बोलकर कल्पना वहाँ से चली जाती है। अब जब सपना को पता चलता है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं रखा तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो सपना इतनी कामचोर थी कि अपने लिए खाना भी नहीं बनाती और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती है। माँ जी को क्या लगा, वो मेरे लिए खाना नहीं रखेंगी तो क्या मैं भूखे मर जाऊंगी? जानती नहीं है वो मैं कौन हूँ। हाँ। सपना खाना खाकर झूठे बर्तन किचन में रख देती है। शाम को जब कल्पना झूठे बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सपना को डांटने लगती है। अरे ओ कामचोर, इतनी कामचोरी भी अच्छी बात नहीं है कि तू अपने लिए 2 रोटी भी ना बना सके और ना ही अपना खाया हुआ बर्तन धो सके। मैं इस घर की नौकरानी नहीं, तेरी सास हूँ। चुपचाप से बर्तन धो। माँ जी, 2 ही तो बर्तन है, आप 2 बर्तन के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रात को सबके खाने के बाद तो मुझे बर्तन धोने ही है, मैं तब अपने ये बर्तन भी धो दूंगी। इतना बोलकर सपना वहाँ से चली जाती है और शाम को खाना भी कल्पना को ही बनाना पड़ता है। सभी के खाने के बाद कल्पना सपना को बर्तन धोने के लिए कहती है। याद है ना बहू, तूने क्या कहा था? तूने कहा था कि रात के बर्तन तू धोएगी। सभी ने खाना खा लिया है, जल्दी से सारे बर्तन धोकर तू भी सो जा। माँ जी, मुझे सब याद है, मैं बर्तन धोने जा ही रही हूँ। पता नहीं मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सर घूम रहा है। बहू, तू सुबह से तो ठीक थी, अचानक से खाना खाने के बाद तुझे क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, लगता है मेरा बीपी लो या हाई हो रहा है। पर कोई बात नहीं, आप जाकर सो जाइए, मैं बर्तन धो लूंगी। नहीं नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू जाकर आराम कर ले, थोड़े से बर्तन मैं खुद धो लूंगी। इस तरह से सपना बीमार होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में आराम से सोने के लिए चली जाती है और बेचारी कल्पना ही घर का सारा काम करती है। समय यूं ही बीतता जाता है और कुछ दिनों बाद दिशा अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही एक दिन। सपना बहू, तू बहुत कामचोर है, आज तेरी कामचोरी यहाँ काम नहीं करेगी। जाकर मेरे लिए फ्राइड राइस बना दे, बहुत दिन हो गए फ्राइड राइस खाए हुए। माँ जी, आप भूल गए क्या? जेठानी जी वापस आ चुकी है, और भूले मत, मेरा काम रात का है, इसलिए मैं अभी कोई काम नहीं करने वाली। आप जेठानी जी से कह दीजिए। माँ जी, रहने दीजिए आप। सपना से किसी भी काम के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो लड़की अपना काम नहीं कर सकती खुद, वो दूसरों का क्या करेगी? मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपके लिए अभी बस 5 मिनट के अंदर फ्राइड राइस बना के लाती हूँ। इस तरह से दिशा तो अपने सारे काम करती है, पर सपना हमेशा की तरह कोई न कोई बहाना बनाकर अपना काम भी अपनी सास और जेठानी से करवा लेती है।
बस माँ जी, बहुत हो गया। सपना की काम चोरी की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, हर समय सपने में खोई रहती है। अब मैं उसका कोई काम नहीं करने वाली, ना ही आप करोगी। सही कह रही है दिशा बहू, अब इसे सबक सिखाना जरूरी हो चुका है। अब कल्पना और दिशा सपना को सबक सिखाने के लिए उसे कुछ नहीं कहते और सपना भी खूब मजे करते भी क्यों ना, आखिर उसे काम से छुट्टी जो मिल गई थी। अब सपना खाने के लिए जाती है और देखती है कि उसके लिए खाना ही नहीं रखा। ये देखकर सपना को बहुत गुस्सा आता है और दिशा सपना से कहती है, देवरानी जी, अपना गुस्सा ना अपनी जेब में रखो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और तुम अपना खाना खुद बना लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाली। आपको क्या लगता है दीदी, आप मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी तो क्या मैं भूखी मर जाऊंगी? मैं अपने लिए खुद खाना बना सकती हूँ। मैं इतनी भी काम छोड़नी हूँ जितनी आपको नजर आती हूँ। हाँ हाँ, देखते हैं। और खाना बनाने से पहले अपना रूम साफ कर लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हारा रूम भी साफ नहीं करने वाली। इतना बोलकर दिशा वहाँ से चली जाती है। अपनी जटानी की बात सुनकर सपना को बहुत गुस्सा आता है, पर सपना इतनी ज्यादा कामचोर थी कि वो अपने लिए भी खाना नहीं बनाती और सुबह शाम बाहर का खाना लाकर खाने लगती, जिस वजह से उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। सपना, होश में आओ। माँ जी, हमें लगता है कि सपना को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बाहर का खाना खा खा कर इसकी तबीयत खराब हो गई है। अब कल्पना डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर सपना को इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सपना को होश आता है। मैं जिंदा हूँ, मैं तो डरी गई कहीं मैं मर ना जाऊँ। माँ जी, दीदी, आप दोनों की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अब मैं काम चोरी नहीं करूँगी, मैं घर का सारा काम करूँगी और खाना भी बनाया करूँगी। एक पल को तो हम भी डर गए थे, पर तुझे ठीक देखकर हमारी जान में जान आ गई। माँ जी, अच्छी बात तो ये है कि देवरानी जी ने सपना देखा कि काम ना करने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो मर गई। इसी बहाने देवरानी को थोड़ी अकल तो आई कि अब वो काम चोरी छोड़कर अपने लिए 2 वक्त का खाना बना सके। इस तरह से सपना को अकल आ जाती है, जिसके बाद फिर कभी वो काम चोरी नहीं करती और अपनी जेठानी और सास की घर के कामों में मदद करवाती। मीना अपनी बहू प्रीति के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करती। दोनों सास बहू मिलकर बहुत स्वादिष्ट चाय बनाया करती। इनकी चाय की खुशबू पूरे स्टेशन पर लोगों के मन में अपनी ओर आकर्षित किया करती। ऐसे ही एक बार एक ट्रेन काफी देर से स्टेशन पर रुकी थी। उस ट्रेन में एक मोहित नाम का लड़का बैठा था। मीना और प्रीति की चाय की खुशबू पूरे स्टेशन पर सबके दिलों पर राज कर रही थी। मोहित देखता है कि स्टेशन के पास बहुत भीड़ लगी है। थोड़ी देर बाद मोहित भी वहां जाता है और खुद के लिए एक चाय लेता है। चाय बहुत ही ज्यादा मोहित को पसंद आती है कि वो फिर से एक चाय लेता है। थोड़ी देर तक ग्राहक का आना कम हो जाता है और इसी बीच मीना अपने बीते किस्से सुनाने लगती है। फ्लैशबैक। मीना जो कि एक धनवान औरत थी, उसके पास सब कुछ था, घर था, गाड़ी था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक अलग ही ठाट बाट थी। मीना बस एक ही चीज से मजबूर होती है, वो था उसका अय्याश बेटा अर्जुन, जो कि सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी किया करता। मीना हमेशा अर्जुन के इन हरकतों से परेशान रहती। ऐसे ही एक दिन मीना की एक सहेली उसे फोन करती है और उससे कहती है, क्या बात है मीना, सब ठीक ठाक चल रहा है ना तेरे घर में? सब कुछ ठीक है मेरे घर में, बस तुझे तो मालूम है कि मैं अपने बेटे से परेशान रहती हूँ। उसको कितना भी बोलो लेकिन माँ की बातें ना उसको समझ में नहीं आती। इतना कहती हूँ कि मेरे साथ मिलकर मेरे बिजनेस में हाथ बटाया कर, लेकिन नहीं, उसे तो बस ये जुआ खेलने से मतलब होता है और फालतू की पार्टी करना है, ये सारी चीजें आती है उसे पसंद। आजकल के बच्चे ना ऐसे ही हैं। मेरी बात मान, तू उसकी शादी कर दे। शादी होने के बाद जब बीवी आएगी ना और बीवी के ताने सुनेगा ना, अपने आप लाइन पर आ जाएगा। अरे नहीं, तुझे तो पता है ना मेरा बेटा कितना ज्यादा निकम्मा है। मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करवाना चाहती अपने बेटे से शादी करवा कर। अरे नहीं, मैं जो कह रही हूँ ना उस बात को समझ। बहुत से लड़के ना ऐसे ही सुधर जाते हैं जब बीवी आती है घर में, और मुझे ऐसा लगता है कि तेरी बहू आएगी ना, अपने आप तेरा बेटा सुधार देगी। एक बार इस बारे में सोचना जरूर, और वैसे भी सही समय पर शादी हो जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है। अर्जुन की उम्र भी हो चुकी है
अब शादी कर दी, क्या पता अर्जुन सुधर जाए। बात तो तेरी सही है। मैं भी सोचती हूँ कि आखिर कब तक मैं घर की जिम्मेदारियों को संभाल लूंगी। मेरी भी अब उम्र हो गई है, अब आराम करना चाहती हूँ। बेटा ना सही, बहू ऐसी किस्मत में लिख दे भगवान की वो मेरा बेटा बनकर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले। चल ठीक है, भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसे ही अब मीना अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और एक दिन मीना के पास प्रीति नाम की लड़की का रिश्ता आता है। प्रीति दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे घरेलू गुण थे। ऐसे ही अब प्रीति और अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद प्रीति अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब अर्जुन दिन प्रतिदिन और ज्यादा बदतमीज होता जा रहा था। वो अब घर से एक हफ्ते तक बाहर रहा करता। ये सब देखकर मीना को अपनी बहू के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मीना अब ठान लेती है कि उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन मीना अर्जुन से कहती है, देख अर्जुन, अब तेरी उम्र हो चुकी है, अब तो बचपना छोड़ दे। अब मुझसे अकेले ये बिजनेस नहीं संभलता। कल से अब तू जाएगा ऑफिस, सारा काम कैसे संभालना है अब सब कुछ तू देखेगा। अरे माँ, इतनी सी बात आप बिना फालतू का टेंशन लेती हो। मैं सब कुछ कर लूंगा। कल से आपको ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखना आपका बिजनेस कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा मैं। वो तो वक्त बताएगा, तो हमें ऊंचाइयों पर ले जाएगा या जमीन पर गिरा देगा। फिलहाल के लिए कल से तू ऑफिस जाएगा। मुझे शिकायत का मौका मत देना और थोड़ा प्रीति पर भी ध्यान दे। तेरी पत्नी है वो, उसके प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? माँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसे ही अर्जुन अब ऑफिस का सारा काम अपने हाथों में ले लेता है। मीना को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि अर्जुन कैसे ये सारी चीजों को संभालेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेते हुए मीना को ये कदम उठाना ही पड़ता है। अर्जुन अब ऑफिस जाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ महीने यूं ही गुजर जाते हैं और एक रात अर्जुन खूब नशा करके घर पर आता है। नशे की हालत में देखकर मीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मीना कहती है, अरे ये क्या, अब तू नशा भी करने लग गया? अगर ऐसे ही बिजनेस संभालेगा तो कैसे चलेगा? और मैं इतनी मेहनत करूंगा तो ये सारी चीजें तो चलती हैं। थोड़ी सी पी ली तो क्या हो गया? आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा है ना, अब देखना डबल पैसे आएंगे अब हमारे पास। डबल पैसे क्या मतलब? मीना को जान पाती इससे पहले ही अर्जुन बेहोश हो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह कुछ पुलिस वाले मीना के घर आते हैं और एक आदमी मीना के घर आता है वकील लेकर। दरअसल अर्जुन दुगने पैसे कमाने के चक्कर में ड्रग्स की तस्करी करना शुरू कर देता है। अब ये सारी बातें पुलिस को पता चल जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी माँ से चोरी छुप के घर की सारी प्रॉपर्टी के पेपर भी इन सारी चीजों में वो लगा देता है। अब मीना के पास ना ही घर था, ना ही बिजनेस और ना ही बेटा, क्योंकि अर्जुन को पुलिस अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद से दोनों सास बहू अब सड़क पर आ जाती हैं। फ्लैशबैक आउट। ये थी हमारी कहानी, लेकिन इन सब में मेरी बहू ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो कभी अपने मायके नहीं गई, बल्कि हमेशा मेरा बेटा बनके मेरा साथ निभाया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अर्जुन ना सही, प्रीति ही सही। वैसे आपकी हिम्मत को काफी दाद देनी पड़ेगी आंटी। आपने इतनी उम्र में भी सारी चीजों को अच्छे से संभाला है और इतना सब होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी आपने, वरना बहुत से लोग इतना सब होने पर टूट जाते हैं, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है उनकी। मेरा ये मानना है कि जीवन में जो होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। क्या पता इसमें से ही कुछ अच्छा लिखा हो हमारे लिए। जी मुझे भी ऐसा लगता है कि अब आपके साथ ना बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। दरअसल मोहित एक यूट्यूबर था और मीना की सारी कहानी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी थी, जिसके बाद से बहुत सारे लोग मीना की कहानी सुनने के बाद दूर दूर से मीना के पास उसकी चाय पीने के लिए आया करते। देखते ही देखते मीना को रेलवे के द्वारा एक बहुत बड़ा चाय बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। हर कोई दूर दूर से मीना और प्रीति से मिलने के लिए आया करते। चाय बेचने वाले सास बहू देखते ही देखते बहुत ही कम समय में मशहूर हो जाती हैं। अब इनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। दोनों सास बहू मिलकर
फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं, जहां वह दोनों अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाती है और मेहनत ईमानदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। निहारिका, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, उसके सर पर जादुई बाल थे और वह जादुई बाल की मदद से हर छोटे बड़े इंसान की मदद किया करती, चाहे वे अमीर हो या गरीब। निहारिका अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन निहारिका ऑफिस से घर लौट रही थी। वो सुनसान सड़क पर अकेले चल रही थी। उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत बार बार निहारिका से कहती है, बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मुझे इस श्राप से मुक्त करा दो। अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो मेरी बच्ची। निहारिका यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर कौन है जिसे उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पा रही। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? अगर किसी को मेरी जरूरत है और वो जो कोई भी है, मेरे सामने आओ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मैं आपको देख नहीं पा रही, इसलिए मैं आपकी मदद कैसे करूं? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कई दिनों से इस श्राप में जकड़ी हुई हूँ। अब बस तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सकती हो मेरी बेटी। ये आवाज न जाने क्यों निहारिका को बार बार अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। निहारिका बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी आवाज है और ऐसा कौन है जिसे श्राप मुक्त होना है। ये सारी बातें निहारिका के दिमाग में चल रही थी। थोड़ी देर बाद निहारिका अपने घर जाती है और घर आने के बाद वो खाना वाना खाकर सो जाती है। रात के समय में करीबन 2:30 बजे उसे फिर से उसी औरत की आवाज सुनाई देती है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मेरी बेटी। प्लीज मेरी मदद कर दो। अब तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सकती हो। अभी निहारिका आंख खुल जाती है और वो उठकर यहाँ वहाँ देखने लगती है और उस आवाज से कहती है, देखो, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी जरूरत है और मैं अपनी जादुई बालों की मदद से सभी की मदद करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी भी मदद करूंगी, लेकिन आप मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं आप तक पहुँच पाऊँ और आपकी मदद कर पाऊँ। वैसे आप कौन हो और आपकी क्या दिक्कत है? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। बेटी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी समस्या ही यही है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं बस तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि सिर्फ तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सकती हो। इसलिए प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी। मैं इस औरत की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं इसकी मदद कैसे करूँ। और ये औरत बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। इसकी आवाज में बहुत तकलीफ दिखाई दे रही है मुझे और मैं खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निहारिका के घर पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो बूढ़ी औरत निहारिका से कहती है, निहारिका बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पोती की शादी है और उसके ससुराल वाले खूब सारा दहेज मांग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके मन के मुताबिक उन्हें दहेज दे पाऊँ। तो क्या तुम मेरी मदद कर पाओगी बेटी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हंसी खुशी अपने घर जाइए। दहेज का सारा सामान आपके घर भिजवा दूंगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तू ऐसे ही सबकी मदद करती रहा कर। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तू जीवन में हमेशा खुश रहे। निहारिका अपनी जाति वालों की मदद से उस बूढ़ी औरत को अपनी पोती की शादी के लिए खूब सारा दहेज उसके घर पर भिजवा देती है। जैसे ही निहारिका घर वापस लौट रही थी, उसे फिर से उसी औरत की आवाज सुनाई देती है। इस बार उस औरत की आवाज में बहुत ही ज्यादा दर्द और तकलीफ था। निहारिका, मदद करो बेटा मेरी। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। एक तुम हो जो मेरी मदद कर सकती हो। कई वर्षों से मैं इस श्राप में पीड़ित हूँ। अब इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। निहारिका परेशान होकर घर आ जाती है। ऐसे ही रात को निहारिका अपने कमरे में सो रही थी। उसे फिर से उसी औरत की आवाज आती है। ये आवाज निहारिका को बार बार बेचैन कर रही थी। निहारिका उसी रात को जंगल में एक पहाड़ी वाले बाबा थे
उनके पास जाती है। बाबा काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। निहारिका उनको अपनी सारी तकलीफ बताती है, जिसके बाद वो पहाड़ी वाले बाबा निहारिका से कहते हैं, चिंता मत कर बेटी, तू रुक, मैं कुछ करता हूँ। बाबा एक बड़ी सी थाली में जादुई पानी डालते हैं और उस जादुई पानी की मदद से उस आवाज को पुकारते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो आवाज किसकी है। जैसे ही बाबा को वो औरत दिखाई देती है, बाबा उस औरत से सवाल जवाब करते हैं। बाबा के पास इतनी सारी शक्तियाँ थी कि वो उस औरत से सारे सवाल जवाब करते थे। तभी बाबा कहते हैं, आखिर क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हें निहारिका से ही मदद क्यों चाहिए? बाबा, आज आपकी वजह से ही मैं अपनी बेटी से अपनी सारी बात बता सकी हूँ। बाबा, निहारिका जब 1 से 2 साल की थी तभी मेरी मृत्यु हो गई थी और अकाल मृत्यु होने के कारण मैं चुड़ैल बन गई और दर बदर भटकने लगी। जब निहारिका को पता चलता है कि वो आवाज उसकी माँ की थी, वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और बाबा से कहती है, बाबा, ये मेरी माँ है। मैंने आज तक अपनी माँ को नहीं देखा। आप कैसे भी करके मेरी माँ को मेरे सामने प्रकट करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। बाबा निहारिका के कहने पर उसकी माँ को वहाँ प्रकट करते हैं। निहारिका की माँ एक चुड़ैल थी। उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक थी, लेकिन वो अपने ही बालों से जकड़ी हुई थी। तभी निहारिका की माँ, जो कि एक चुड़ैल थी, वो बाबा से कहती है, बाबा, आज आपकी वजह से मैं अपनी बेटी को देख पाई। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। माँ, आप बताओ ना, आपको क्या हुआ और आपको कैसे श्राप मुक्त होना है? ये बात उस समय की है बेटा, जब तू 1 साल की थी। तब मेरे पास भी जादुई बाल की शक्ति थी। मुझे ये जादुई बाल इसीलिए मिले थे ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाऊँ। लेकिन जादुई शक्ति मिलने के बाद मेरे मन में लालच आ गया। साथ ही मुझे बहुत घमंड होने लगा था इस बात का कि मेरे पास जादुई शक्ति है। मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी और ये जादू शक्ति मुझे एक देवी ने दी थी। जब ये बात उन देवी को पता लगी, तब उन्होंने मुझसे मेरी जादुई शक्तियाँ छीन ली। छीनने के बाद ये सदमा मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर अपनी जान दे दी। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और यहाँ वहाँ भटकने लगी। मुझे तब भी शांति नहीं मिली। चुड़ैल बनने के बाद भी मैंने बहुत से लोगों को परेशान किया। देवी माँ ने मुझे मेरे ही लंबे बालों में जकड़ कर रख दिया है। मैं कई वर्षों से भूखी हूँ। मेरे हाथ पैर सब कुछ मेरे लंबे बालों से बंधे हुए हैं। यही श्राप मुझे देवी माँ ने दिया था। ये श्राप मुक्त होने के लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसके बाल हो और वही मुझे श्राप से मुक्त करवा सकता है। जब मुझे पता लगा कि मेरी बेटी ही वो इंसान है जिसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, तब से मैं निहारिका को भी अपनी समस्या बताने लगी। ये सुनने के बाद निहारिका बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपनी माँ को श्राप मुक्त करवाने के लिए कहती है, बाबा, आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? कैसे अपनी माँ को श्राप मुक्त करवाऊं? ये तो तुम्हारी माँ ही बता सकती है। देवी ने इसे श्राप मुक्त होने के लिए कुछ तो कहा होगा ना। हाँ, देवी माँ ने ये कहा था, जिसके पास जादुई बाल की शक्तियाँ होंगी वो अपने जादुई बाल की शक्तियों से जिन श्रापित बालों में मैं जकड़ी हुई हूँ, उन बालों को हटाकर मुझे मेरे असली बाल वापस दिलवा सकती है और फिर मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चल ही जाऊंगी। निहारिका अपनी जादुई शक्ति की मदद से अपनी माँ को बालों के चुंगल से मुक्त करवाती है। निहारिका की माँ श्राप मुक्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद निहारिका की माँ की चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इस तरह से निहारिका साफ दिल से हर किसी की मदद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ती है।